तो स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी उत्तराखंड की सीरीज़ को कि जो भी अगर इस समय पे उत्तराखंड की तैयारी कर रहा है या जो बिगनर्स हैं तो उनको सारी जो नोट्स हैं वो भी डिटेल के साथ में हम अवेलेबल करा रहे हैं। तो इसी की सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है उत्तराखंड से संबंधित। अभी हम एलिमेंट्री क्लास के तौर पे चल रहे हैं, यानी कि जो अभी तैयारी कर रहे हैं या जो पेपर देने वाले हैं आगे, तो उनके लिए एक बेस तैयार करने वाली क्लास ये बन सकती है। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं नोट्स के साथ में आपको पीडीएफ के फॉर्म पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। इसलिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन एक यहाँ पर से पूछा जाता है कि उत्तराखंड को हम भौगोलिक विभाजन कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो आप लोगों को डायरेक्ट पता होना चाहिए हम उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन है वो हम करते हैं 8 प्रकार से। कितने प्रकार से? 8 प्रकार से। वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं पहले से वो जान लीजिए। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा महान हिमालय, तीसरा लघु हिमालय, चौथा है दून और द्वार के क्षेत्र, पांचवा है शिवालिक, और छठा है भाबर का क्षेत्र, सातवां है तराई का क्षेत्र, और आठवां है गंगा का मैदानी भाग। तो ये कुल 8 प्रकार हैं जिससे हम उत्तराखंड को क्या करते हैं, जो फिजिकली यानी कि जोग्राफिकल उसे अलग अलग बांटते हैं कुल 8 प्रकार से में। ठीक है, इतना क्लियर पहले आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि चीज़ें क्या हैं और इनसे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आपको पहले डायरेक्ट पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड का विभाजन कितने प्रकार से होता है, तो 8 प्रकार से होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये उत्तराखंड के मैप को। अब मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या बताया, जोग्राफिकल डिवीजन करने में जो सबसे ऊपर का भाग है यानी कि सबसे जो उत्तरी भाग है जो ये ग्रीन लाइन से दिख रहा है, इसे बोला जाता है ट्रांस हिमालय। ठीक है बच्चों, इसे बोला जाता है ट्रांस हिमालय। अभी मैं पूरा समझाऊंगा इसके बारे में, पहले आप इतना समझ लीजिए। ये आगे ट्रांस हिमालय की रेखा, इसमें उत्तराखंड के प्रमुखतः दर्रे पाए जाते हैं। उसके बाद में ट्रांस हिमालय से नीचे को आएंगे यानी कि दक्षिण की ओर आएंगे, तो जो ये भाग है ये कहलाता है महान हिमालय। तो ये भाग हिमालय का कहलाता है महान हिमालय। उसके बाद में अगर महान हिमालय से भी नीचे को आए तो महान हिमालय के नीचे दक्षिण की ओर स्थित है, इसे कहते हैं लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय। उसके बाद में अगर हम बात करें, उसके बाद में यदि ये लघु हिमालय से भी दक्षिण की ओर आया जाए तो यह जो क्षेत्र है यह क्षेत्र कहलाता है शिवालिक। यह क्षेत्र क्या कहलाता है? शिवालिक। और इस शिवालिक क्षेत्र से नीचे को जब हम आते हैं फिर यह क्षेत्र हमारा आ जाता है भाबर का क्षेत्र। भाबर के क्षेत्र में यानी कि जो हल्द्वानी का क्षेत्र है या रामनगर का क्षेत्र है ये किसमें? भाबर में। उससे नीचे को जो ये रेखा गई है ये है आपकी तराई क्षेत्र की रेखा। और फिर इस छोटे से हरिद्वार के भाग में गंगा का मैदानी भाग आता है। यानी कि इन टोटल 8 प्रकार से हम क्या करते हैं, जोग्राफिकल डिवीज़न करते हैं उत्तराखंड का। इसलिए आपको डायरेक्ट इन 8 प्रकारों के नाम पता होना चाहिए और इनके बारे में जो भी डिटेल में चीज़ें हैं वो अब हम क्या करेंगे आगे इस वीडियो के तहत जानेंगे। ठीक है, तो उन 8 पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट मैंने बताया ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय क्या होता है? तो ट्रांस हिमालय नाम से जैसे पता चल रहा है, ट्रांस यानी कि जो बाहर का क्षेत्र यानी कि हिमालय की दूसरी तरफ का क्षेत्र, बाहर का क्षेत्र, उसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। ये पहला भाग है उत्तराखंड के जोग्राफिकल डिवीजन का। इसमें हम नाम से पता चल रहा है कि यह उत्तर में स्थित है, यानी कि जो ट्रांस हिमालय है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित है। देखो है ना ट्रांस हिमालय, ये जो ग्रीन लाइन में आपको दिख रहा है सबसे उत्तर में स्थित है ट्रांस हिमालय, ग्रीन लाइन में आपको जो दिख रहा है। इसीलिए डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि सबसे उत्तराखंड के उत्तर में स्थित कौन सा क्षेत्र है? ट्रांस हिमालय। इसका कुछ हिस्सा तिब्बत के नियंत्रण में आता है, क्योंकि ये क्या क्षेत्र है, ये उत्तराखंड से ऊपर को आपने देखा होगा तो तिब्बत का क्षेत्र लगता है, तो ये तिब्बत के क्षेत्र में आता है। और इसके कुछ अन्य नाम हैं, इसके कुछ अन्य नाम जैसे कि टिबियाना, और इसको बोला जाता है पार हिमालय। पार हिमालय क्यों? जैसे मैंने बताया हिमालय का क्षेत्र यहाँ पर तक महान हिमालय तक है, उसके पार का क्षेत्र होने के कारण इसे पार हिमालय भी कहा जाता है। और इसे कहा जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। क्या कहा जाता है बच्चों? इसे कहा जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बरसात बहुत कम होती है या फिर नाम मात्र की बरसात होती है तो उसे कहा जाता है वृष्टि छाया प्रदेश। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का नाम वृष्टि छाया क्षेत्र भी है? तो किसका है? आपको बिल्कुल पता होना चाहिए ट्रांस हिमालय का क्षेत्र वृष्टि छाया, ट्रांस हिमालय का अन्य नाम वृष्टि छाया क्षेत्र भी है। ठीक है, अब उत्तराखंड में ट्रांस हिमालय का क्या रोल है? तो उत्तराखंड में जो मुख्यतः दर्रे हैं, मैं सभी दर्रे नहीं कह रहा हूँ, पर उत्तराखंड के जो मुख्यतः दर्रे हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? आपके ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे कि आप माणा दर्रा देखोगे, किंगरी बिंगरी देखोगे, नीति या लिपुलेख दर्रा जो मानसरोवर यात्रा के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। हाल फिलहाल में इसे मानसरोवर यात्रा के लिए खोला भी गया, पहले से भी था और दोबारा से सुचारू किया गया है। और सलसल दर्रा जो चमोली में स्थित है
तो वो कहाँ पर आएगा, आपका ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। यानी कि हम कह सकते हैं कि हिमालयी क्षेत्र के भाग ट्रांस हिमालय में अधिकतर जो क्षेत्र पाया जाता है वो दर्रों वाला क्षेत्र पाया जाता है उत्तराखंड का। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। आपको इससे क्या क्या क्वेश्चन याद रखने कि ट्रांस हिमालय के अन्य नाम क्या क्या हैं, और ट्रांस हिमालय को पार हिमालय क्यों कहते हैं, और ये क्या है, सबसे उत्तरी क्षेत्र है भौगोलिक विभाजन में हमारे उत्तराखंड के। बट अब हम पढ़ते हैं इसका अगला पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे महान हिमालय के बारे में। जो दूसरा डिवीज़न मैंने आपको बताया था वो क्या था, महान हिमालय। और यहाँ से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन बनने अब शुरू हो जाते हैं। जैसे कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कि महान हिमालय के अन्य नाम क्या क्या हैं। तो एक तो आपको पता होना चाहिए महान हिमालय ये कहाँ पर है, ट्रांस हिमालय की दक्षिण की ओर स्थित होता है, यानी कि ट्रांस हिमालय से नीचे की ओर स्थित है। तो इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, इसका एक अन्य नाम महान हिमालय, वृहद हिमालय भी इसे कहा जाता है, इंग्लिश में बोलूँगा तो ग्रेटर हिमालयास कह दूंगा, और इसे उच्च हिमालय भी कहते हैं। और एक ये इसका प्रमुख नाम है हिमाद्री। हिमाद्री भी किसे कहा जाता है, तो महान हिमालय के क्या है अन्य नाम, वृहद हिमालय, उच्च हिमालय और हिमाद्री, ये इसके अन्य नाम हैं। यहाँ पर से आपको इनकी ऊंचाइयाँ और इनकी चौड़ाइयाँ भी आपको पता होनी चाहिए। तो इनकी ऊंचाइयाँ हो जाती हैं, इसकी ऊंचाई मैक्सिमम जाती है 4,500 मीटर से लेकर 7,817 मीटर तक। ये 7,817 मीटर आपको पता होना चाहिए क्या है, उत्तराखंड की सबसे लंबी सबसे जो ऊंची चोटी है पश्चिमी नंदा देवी। पश्चिमी नंदा देवी की क्या है ये हाइट है 7,817 मीटर। इसीलिए महान हिमालय में आपको इतना भी पता लग रहा होगा कि अधिकतर क्या पाए जाएंगे, महान हिमालय में अधिकतर पाए जाते हैं बड़े बड़े चोटियाँ, बड़े बड़े ग्लेशियर शिखर। और इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इसकी चौड़ाई है 15 से 20 किलोमीटर की, इसकी क्या है चौड़ाई है। अब आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से यह ऊंचाई किस हिमालय क्षेत्र की है। 4500 से 7,817 दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम ऊंचाई 7,817 की ऊंचाई पे क्या है, हमारी नंदा देवी पीक है, पश्चिमी नंदा देवी पीक। और वो कौन से क्षेत्र में आएंगी, आपके महान हिमालय में। यहाँ पर से आपका ये कन्फ्यूजन भी क्लियर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यह 6 जिलों में फैला हुआ है। जो महान हिमालय है या जिसे हम वृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, ये कुल 6 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से वो 6 जिले हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। ये तो सब आपके क्या हो गए, सीमांत जिले, ऊपर के जिले। और उसके अलावा किन किन जिलों में भी फैला हुआ है, तो उसके अलावा ये फैला हुआ है टिहरी में है, रुद्रप्रयाग में है और बागेश्वर में है। यानी कि इन 6 जिलों में टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और ये 3 सीमांत जिलों में कौन फैला हुआ है, हमारा महान हिमालय, या फिर जिसे हम वृहद हिमालय कहते हैं। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इसमें क्या पाए जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे ट्रांस हिमालय में दर्रे मिल रहे थे अधिकतर हमें, तो महान हिमालय में हमें क्या मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें हमें ऊंची ऊंची चोटियाँ, जैसे कि पश्चिमी नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी हमारे उत्तराखंड में स्थित। उसके बाद में पूर्वी नंदा देवी तीसरे नंबर पे, और दूसरे नंबर पे आती है कामेट, कामेट पर्वत, ये भी चमोली में है। आपका पंचचूली, ये आपका पिथौरागढ़ में है। तो ये क्या है, ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं, द्रोणागिरी जैसे दूनागिरी भी कहते हैं, ये अधिकतर जो ऊंची ऊंची चोटियां आपकी कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं आपकी महान हिमालय क्षेत्र में। अब महान हिमालय क्षेत्र से आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट बुलेट नोट्स के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको ये पता होने चाहिए कि देखो बच्चों, जो भोटिया जनजाति है, आज के टाइम पे भी तुम देखोगे तो जो भोटिया जनजाति है, अगर ये हमारा उत्तराखंड है मान लीजिए, तो ये उत्तराखंड का जो उत्तरी हिस्सा है, इस क्षेत्र में कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो वो पाई जाती है भोटिया जनजाति। कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है, भोटिया जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो वही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो वृहद हिमालय यानी कि महान हिमालय है, उसकी जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली, उसमें जो सबसे बड़ी जनजाति यानी कि उसमें सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है, वो कौन सी पाई जाती है, भोटिया जनजाति। वैसे मैं उत्तराखंड में सबसे बड़ी जनजाति आपसे कहूँ तब तो आप थारू कहेंगे, पर वृहद हिमालय यानी महान हिमालय यानी कि ये जो एरिया है जिसको मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ी जनजाति पाई जाती है जनसंख्या के आधार पर, वो कौन सी है, भोटिया जनजाति। दूसरा, आप लोगों ने सुना होगा यारसा गंबू का नाम सुना होगा, कि जो ये ऊंची ऊंची चोटियां हैं यहाँ पर क्या पाई जाती हैं, बहुत सारी औषधियाँ पाई जाती हैं। उनमें से एक औषधि है यारसा गंबू, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में क्या कह देते हैं, कीड़ा जड़ी कह देते हैं। तो ये भी कहाँ पर पाई जाती है, वृहद हिमालय क्षेत्र में ही पाई जाती है। अब देखो, ये जो वृहद हिमालय क्षेत्र है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा बर्फीला क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है। आपने देखा ना, ऊंची ऊंची चोटियाँ इसी क्षेत्र में स्थित है। तो जब बर्फ़ पड़ेगी तो यहाँ पर क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा नुकीले पेड़ भी कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि जो ये चीड़ के पेड़ हो गए या देवदार के हो गए, ये सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलने देखने को मिलेंगे, तो इसी महान हिमालय क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलते हैं। मैं आपको इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स बताते हुए चल रहा हूँ,
एक भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए, सारे बुलेट पॉइंट्स के तौर पे आप इनको नोट भी कर सकते हैं और PDF आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल ही जाएगा। उसके बाद हम तीसरे हिमालय की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं लघु हिमालय। इसके भी कुछ अन्य नाम हैं, जैसे लघु हिमालय, और ये बीच में पड़ता है, इस कारण से इसे क्या कह देते हैं हम, मध्य हिमालय भी कह देते हैं, और इसे हम हिमांचल कहते हैं। हिमांचल क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे पहले देखो बच्चों, जो हमने वृहद हिमालय पढ़ा था यानी कि महान हिमालय पढ़ा था, उसे हम हिमाद्री कह रहे थे। उसे हिमाद्री क्यों कह रहे थे? हिमाद्री का अर्थ होता है हिम से आच्छादित क्षेत्र, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो बर्फ से ढके हुए हैं, जिसमें बर्फ बहुत ज़्यादा है। अब बर्फ बहुत ज़्यादा कहाँ होगी? ऊंचाई पे होगी, यानी कि ऊंचाई है यानी कि उच्च हिमालय पे होगी, इसीलिए इसको हिमाद्री कहते थे। यहाँ की तुम चोटियाँ देखोगे, ग्लेशियर देखोगे तो क्या सब थे, सब क्या थे? बर्फ से ढके हुए थे। इस कारण से इसे हम क्या कह रहे थे? हिमाद्री कह रहे थे। बट अब मैंने कहा आपको कि जो लघु हिमालय है, जो मध्यम होने के कारण जैसे मध्य हिमालय भी कहते हैं, इसे हिमांचल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें महान हिमालय से नीचे की ओर है स्थित। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय था, ट्रांस हिमालय से नीचे महान हिमालय, महान हिमालय से नीचे की ओर मध्य हिमालय। इसे हिमांचल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बर्फ होती तो है पर उतनी ज़्यादा नहीं होती है, मतलब उतनी बड़ी बड़ी ग्लेशियर नहीं है, चोटियाँ नहीं है, तो यहाँ पर बर्फ क्या होती है? फैली हुई रहती है, अंचल का जैसा फैला हुआ लगता है हिम का, इस कारण से इसे हिम अंचल भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए आपको इसका नाम पता होना चाहिए। कभी आपसे नाम ही पूछ देता है कि हिमांचल किसका अन्य नाम है, तो वो लघु हिमालय का ही क्या है? अन्य नाम है। अब इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देख लेते हैं हिमांचल के बारे में। तो सबसे पहले हिमांचल की ऊंचाई। तो हिमांचल जो क्षेत्र है यानी कि जो हमारा मध्य हिमालय, जिसे हम लघु हिमालय कह रहे हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक, और इसकी चौड़ाई 70 से लेकर 100 किलोमीटर तक की क्या है? इसकी चौड़ाई का क्षेत्र है। कौन सा? महान हिमालय का, मध्य हिमालय का क्षेत्र। बिल्कुल आपको ये क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है पहले भी, और पूछा भी गया है। और लघु हिमालय में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे पढ़ने के लिए, जैसे कि ये क्या है? 9 जिलों में फैला हुआ है। इसी के साथ ये जो लघु हिमालय का क्षेत्र है, ये सबसे जिलों में विस्तारित क्षेत्र है हिमालय विभाजन में। कौन सा? लघु हिमालय, जैसे हम मध्य हिमालय भी कह रहे हैं। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी, जो ये मध्य हिमालय है यानी कि जिसे हम लघु हिमालय कह रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्र मात्रा में क्या पाए जाते हैं? तो मध्य हिमालय में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं बुग्याल। देखो बच्चों, बुग्याल आपको थोड़े से महान, ये आपका मध्य हिमालय है, इससे ऊपर आपका महान हिमालय था, तो आपको मैं कह रहा हूँ अधिकतर जो बुग्याल हैं वो मध्य हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिल्कुल आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, पर अधिकतर जो बुग्याल हैं वो मध्य हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कुछ बुग्याल आपको मध्य हिमालय और महान हिमालय की सीमा में भी देखने को मिलेंगे, पर अधिकतर बुग्याल अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप कहाँ कहेंगे? मध्य हिमालय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और यहाँ पर याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा खनिज, अगर कभी आयोग या फिर प्रश्न पूछते जाए कि सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में खनिज उत्तराखंड के कौन से हिमालय विभाजन के क्षेत्र में पाया जाता है, तो वो कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? लघु हिमालयी क्षेत्र में ही पाया जाता है। और क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताई, यहाँ पर खनिज सबसे ज़्यादा मिल रहा है आपको, बुग्याल यहाँ पर आपको अधिकतर मिल रहे हैं, इसलिए कौन सा क्षेत्र में? लघु हिमालय क्षेत्र के हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब लघु हिमालय क्षेत्र में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि लघु हिमालय क्षेत्र में क्या आते हैं? कुछ प्रमुख स्थान आते हैं, जैसे कि नाग टिब्बा। आप मसूरी में देहरादून क्षेत्र में देखेंगे तो नाग टिब्बा क्षेत्र बहुत फेमस है। द्रोणागिरी पर्वत क्षेत्र का जो निचला भाग है, और सुरकंडा पर्वत, चंद्रबदनी पर्वत टिहरी में, और रानीखेत, ये सब कौन से क्षेत्र में आते हैं आपके? ये सब आते हैं आपके कहाँ पर? लघु हिमालय क्षेत्र या मध्य हिमालय क्षेत्र। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए है वो है हमारे लिए दूधातोली पर्वत श्रृंखला। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और पहले भी पूछा गया है कि दूधातोली पर्वत श्रृंखला किस हिमालय विभाजन में आती है? तो ये मध्य हिमालय, जिसे हम लघु हिमालय भी क्या कह रहे हैं, ये इस हिमालय विभाजन क्षेत्र में ये आती है। ठीक है, आपको डायरेक्ट ये पता होना चाहिए। उसके बाद में दूधातोली हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि दूधातोली पर्वत श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? उत्तराखंड का पामीर भी कहते हैं। अब दूधातोली पर्वत श्रृंखला से बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि दूधातोली पर्वत श्रृंखला किन किन जिलों में फैली हुई है? तो देखो बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट ऐसे याद रखना है कि ये 3 जिलों में फैली हुई है। कौन कौन से 3 जिले? CAP करके। C से आपका है चमोली, चमोली में है। A से आपका है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, और P से आपका है क्या? पौड़ी। ये 3 जिले हैं जिन जिन 3 जिलों में क्या है? दूधातोली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी। अल्मोड़ा एकमात्र ऐसा जिला है, ये देखिए मैंने बता रखा है इसमें, चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी, इन 3 जिलों में ये क्या है? दूधातोली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। जो जो डायरेक्ट बुलेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको वो बिल्कुल याद होने चाहिए। उसके बाद में हम देखेंगे जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला है,
ये 3 जिलों में तो फैली हुई मैंने बता दिया आपको, चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी। अब पर इससे 5 नदियाँ निकलती हैं जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये 5 नदियाँ, ये 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है पश्चिमी रामगंगा। पूर्वी रामगंगा यहाँ से नहीं निकलती, याद रखना, पश्चिमी रामगंगा है ये। पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार दोनों दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। बूनो, वो भी दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और आटागाड़, ये भी क्या निकलती है? दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और ये आटागाड़ जो नदी है, जब हम नदी तंत्र के बारे में जानेंगे तो ये वही नदी है जो पिंडर नदी की क्या है? सहायक नदी है। आटागाड़ नदी पिंडर नदी की क्या है? सहायक नदी है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम इसको अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो दूधातोली जो है वो एक नॉर्मल पर्वत नहीं है, वो बहुत सारे पर्वतों की क्या है? एक श्रृंखला है। और ये कौन से हिमालय क्षेत्र में आती है जो हम पढ़ रहे हैं? कौन से हिमालय क्षेत्र? लघु हिमालय क्षेत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला है उसका जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? उसका नाम है मूसा का कोटा। डायरेक्ट पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि दूधातोली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो क्या है? मूसा का कोटा। उसके बाद जो ये क्षेत्र है यानी कि जो लघु हिमालयी क्षेत्र है उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा कि इस क्षेत्र में जीवाश्म उपयुक्त मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जीवाश्म कहाँ मिलेंगे हमें? जीवाश्म हमें मिलते हैं शिवालिक वाले क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद में अब हम देखते हैं इसको थोड़ा सा कि जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला है इसमें एक जगह पड़ती है। ये आपसे इंपॉर्टेंट क्यों मैं पूछ रहा हूँ? क्योंकि आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो वीरचंद गढ़वाली जी थे उनकी समाधि कहाँ स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए उनकी समाधि कहाँ स्थित है। तो उनकी समाधि जो है कोदिया बगड़ में स्थित है। किसकी? वीरचंद गढ़वाली जी की समाधि। वीरचंद गढ़वाली जी कौन थे? ये पेशावर कांड के नायक थे। इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे, इन्होंने पेशावर में निहत्तों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। और इनकी जो समाधि है वो, इनकी समाधि कहाँ है? तो इनकी समाधि कोदिया बगड़ में है। और कोदिया बगड़ कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका कोदिया बगड़ गैरसैंण के पास में। और ये जो क्षेत्र है पूरा आता है दूधातोली पर्वत श्रृंखला में, ठीक है। दूधातोली पर्वत श्रृंखला किसमें आएगी? आपकी लघु हिमालय क्षेत्र में। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वीरचंद गढ़वाली जी की समाधि किस हिमालय क्षेत्र में है? तो किस हिमालय क्षेत्र में है? ये लघु हिमालय क्षेत्र में, दूधातोली पर्वत श्रृंखला में, ठीक है। अब इस क्षेत्र की कुछ प्रमुख नदियां हैं, यानी कि जो ये लघु हिमालय क्षेत्र है इसकी कुछ प्रमुख नदियां हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे सरयू हो गया, नयार हो गया, लदिया, ये सब क्या है? इसकी कुछ प्रमुख नदियां हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ का जो क्षेत्र है इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। जब हम वनों के बारे में पढ़ेंगे, वनों को बांटेंगे, तो वनों में से एक प्रकार होता है शीतोष्ण कटिबंधीय वन। तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं लघु हिमालयी क्षेत्र में, ठीक है। और जो नैनीताल का भाग है, जो नैनीताल आज भी आप पर्यटन के लिए बहुत देखते हैं कि इम्पोर्टेंट है। नैनीताल का जो भाग है वो कहाँ पर अधिकतर पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका लघु हिमालय क्षेत्र में अधिकतर, ठीक है। इस कारण से क्या है, यहाँ पर छाट झीलें थी, जिस कारण से इस जगह का, नैनीताल का पुराना नाम क्या है? छकाता या छखाता भी इसे कहते हैं। नैनीताल का प्राचीन नाम बोलेंगे तो छकाता है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो आज हमने कुछ उत्तराखंड के बारे में पढ़ा। जो उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन को बांटते हुए क्षेत्र हैं वो हमने जाने। इससे आगे की क्लास में हम देखेंगे, हम अभी तक जान चुके हैं ट्रांस हिमालय के बारे में, महान हिमालय के बारे में और लघु हिमालय के बारे में। और इन तीनों से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं सब बुलेट नोट्स के तौर पे मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ। और इसके बाद में भी अब आपके कुछ और बहुत सारे पॉइंट बचते हैं, जैसे कि इनको अलग करने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, ये वो। तो जो भी इनसे संबंधित प्रश्न हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कराऊंगा। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये पूरी PDF आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।